हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम न्यू वीडियो लेके आए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में जो दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो इनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। टोटल 51 तक के जो 36 टू 51 के जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो ये देखने वाले हैं। तो जो हमने अभी तक फंडामेंटल राइट देखे हैं पूरे, तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके आप वीडियो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरू करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो स्टेट को लॉ बनाते टाइम डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सहारा लेना ज़रूरी है। तो उनमें जो पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिकल जो भी चेंजेस है, तो ये इनको लेके, इन मार्गदर्शक तत्वों को लेके ही उन्हें लॉ बनाने की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा गया है कि ये डायरेक्शन देते हैं मेकिंग द लॉज ऑफ पार्लियामेंट को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब हमारे फंडामेंटल यूज़ में आ रहे थे तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो फंडामेंटल में इंक्लूड नहीं कर दिए गए थे, क्योंकि ये टाइम या आने वाले फ्यूचर में पर जो सिचुएशन है उनमें चेंज होता है, तो उन टाइम में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं, वैसे लॉ बना सकते हैं। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक गाइडलाइन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि किन चीज़ों पे हमें लॉ बनाना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इंट्रोडक्टरी में हम देखते हैं कि पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 टू 51 को डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इनमें इंक्लूड कर दिया गया है। और ये जो है प्रिंसिपल, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया गया है, बोरो किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये अडॉप्ट कर दिया गया है, आयरिश से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंसेप्ट ली है। तो ये फंक्शन जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो ये स्टेट को गाइडलाइन देते हैं ये कि मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर या डिफेंस, ये कंट्री को एक्सटर्नल वॉर या एग्रेवेशन से बचाने के लिए या वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए, प्रमोट करने के लिए यूज़फुल है पीपल के लिए। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे नेचर में देखा जाए डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, तो यहाँ पे जो गाइडलाइन दिए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, तो ये स्टेट को दिए गए हैं और ये वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करने के लिए या इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को अचीव करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है। तो ये लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूट या एग्जीक्यूटर जो इंडिया के हैं उनके लिए पावर एक्सरसाइज करने के लिए डायरेक्शन देते हैं। और जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर है उन्होंने इनकॉर्पोरेटेड दिस प्रिंसिपल नॉर्म्स फॉर द रनिंग ऑफ द स्टेट। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमर थे हमारे, उन्होंने जो प्रियम्बल में कुछ गोल दिए हैं, जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो इन 3 चीज़ों पे जो जस्टिस देने का जो कार्य होता है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बताए गए निर्देशों पे होता है, जो कि ये निर्देशक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारा जो इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी है उन्हें इम्प्रूव करने के लिए ये हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया गया है। और ये प्रियम्बल में भी हमें यहाँ पे दिखता है कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, तो ये प्रियम्बल में ही है। अदर ये आर्टिकल 36 टू 51 में इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो ये हमारे सोसाइटी को डेवलप करने के लिए और वेलफेयर स्टेट को प्रोग्रेस में लाने के लिए, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस को बिल्डअप करने के लिए यूज़फुल है। तो यहाँ पे जस्टिफिएबिलिटी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो यहाँ पे अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो हम कोर्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का अगर कोई वायलेशन करता है तो इनके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल एनफोर्सेबल कोर्ट नहीं है, कोर्ट में हम इनके खिलाफ जा नहीं सकते। तो ये ओनली डायरेक्शन देते हैं लेजिस्लेचर को, ये मेकिंग द लॉ बनाने के लिए या गुड गवर्नेंस के लिए ये डायरेक्शन देते हैं। इनका पर्पज जो है एक्सरसाइज दिस पावर। तो यहाँ पे आर्टिकल 37 में दिया गया है कि ये नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये आर्टिकल 37 हम देखते हैं तो उसमें हम देखेंगे ज़रूर कि ये एनफोर्सेबल नहीं है, कोर्ट में हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते अगर किसी ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल का वायलेशन किया है तो ये बिकॉज दीज आर ओनली पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन दिखाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो निगेटिव दिखाते हैं, निगेटिव ऑब्लिगेशन दिखाते हैं।
तो हम देखते हैं फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी जो है, इनमें रिलेशन क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। तो फंडामेंटल राइट जो है वो निगेटिव अप्रोच दिखाते हैं, निगेटिव राइट को बताते ही है कि ये हमें ये नहीं करना चाहिए। तो इनके बारे में फंडामेंटल राइट कहता है। और जो पॉलिटिकल जस्टिस है उन्हें भी फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करते हैं। और जो फंडामेंटल राइट और जस्टिफिएबल राइट, तो इनके अगर हमारे फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन करता है तो इनके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये कैन बी सेटल और इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है। तो डीपीएसपी जो, तो ये जो है पॉजिटिव राइट दिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे देश को सोशली या इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए हमें किन डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए, तो ये डीपीएसपी में दिए है। तो ये पॉजिटिव राइट बताता है। और जो ये इनमें जो होता है ये सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस होता है। ये सोशल या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए हम डीपीएसपी को यूज़ करते हैं और ये हमें डायरेक्शन देता है। और ये जो है नॉन जस्टिफिएबल राइट है, तो इसके अगेंस्ट में हम कोर्ट में नहीं जा सकते, नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है। तो ये इनमें मेन रिलेशन है। तो आगे हम देखते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल 36 जो है वो डिफाइन करता है स्टेट, जो कि हमने पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट में स्टेट की डेफिनेशन देखी है आर्टिकल 12 में, तो यही पार्ट 4 में भी यूज़ होती है जो कि आर्टिकल 36 में दी गई है। तो यहाँ पे आर्टिकल 37 जो है 3 कैरेक्टरिस्टिक को बताता है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन एनफोर्सेबल राइट्स। तो यहाँ पे हम इनके अगेंस्ट में हम कोर्ट में नहीं जा सकते। और डीपीएसपी जो आर फंडामेंटल इन दी गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो यहाँ पे हमारे गुड गवर्नेंस के लिए हम ये डीपीएसपी एक फंडामेंटल यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। स्टेट मेक एनी लॉ फर्स्ट फॉलो द डीपीएसपी। तो स्टेट अगर कोई लॉ मेकिंग करता है, बनाता है, तो इनके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल के डायरेक्शन को देखना ज़रूरी है। और ये डायरेक्शन देता है जो कि हमारे असेंबली मेंबर है उनके लिए। तो नेक्स्ट जो है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे पीपल के डेवलपमेंट के लिए या वेलफेयर स्टेट को बनाने के लिए, जो कि हर पीपल के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट सिक्योर एंड सोशल ऑर्डर। तो ऐसे जो राइट दिए गए हैं सोशली, तो ये सोशल जस्टिस के लिए हम आर्टिकल 38 के तहत जो बताए गए हैं सोशल ऑर्डर, तो इनके तहत हम वेलफेयर स्टेट को यूज़ कर सकते हैं और ये डायरेक्शन देता है। आर्टिकल 39 जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन फॉर एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द गुड हेल्थ। तो यहाँ पे जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने देखा है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 14 में, तो ये बताता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कोई भी मेन हो या वुमेन हो, अगर वो इक्वल कार्य करते हैं या काम करते हैं तो उन्हें इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए। और ये प्रोटेक्शन देता है चिल्ड्रन जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उन्हें अब्यूज़ किया जाता है किसी इलीगल एक्ट के लिए, तो उन्हें भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्टिकल बताता है। तो नेक्स्ट जो है आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो यहाँ पे हर किसी पर्सन के लिए इक्वल जस्टिस होना चाहिए और उन्हें फ्री लीगल एड, फ्री में लीगल एड मिलनी चाहिए। सलाह जो केंद्र रहते हैं उनसे या गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि फ्री लीगल एड है। तो ये आर्टिकल 39A में बताया गया है। आर्टिकल 14 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हर जो गवर्नमेंट की पावर है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए ग्राम लेवल से सेंट्रल लेवल तक हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जैसे कि विलेज पंचायत है, नगर पंचायत है ऐसे जो भी जिला लेवल पे है या स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, तो इनका जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये आर्टिकल 14 बताता है। और जो आर्टिकल 41 है वो राइट टू वर्क एंड एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे राइट देता है, वर्क करने का राइट है हर पर्सन को, और जो चिल्ड्रन है उन्हें एजुकेशन देना, उन्हें एजुकेट करना, ये भी राइट है। और ये हर पर्सन की ड्यूटी है कि उन्हें एजुकेशन दे। तो ये डायरेक्शन देता है स्टेट ऐसे लॉ बना सकता है जो कि यूज़फुल हो सकते हैं गुड गवर्नेंस के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है आर्टिकल 42 जो कि प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो यहाँ पे जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन को देख के जो वर्क पे या काम करने वाले लोग हैं उनके लिए जो जस्ट एंड फेयर
कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे। और जो मैटरनिटी रिलीफ है, जो कि गरोदर महिला है उनके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ऐसे राइट या ऐसे मार्गदर्शक रूल्स बनाने के लिए ये डायरेक्शन देता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल 42। आर्टिकल 43 इज लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर्स। तो यहाँ पे जो वर्कर्स है उनके लिए मिनिमम वेजेस जो है एक्ट वो लागू है, और ये डायरेक्शन देता है आर्टिकल 43। उन्हें उनके काम के हिसाब से मिनिमम वेजेस मिलना ही चाहिए, तो ये उनका राइट है। आर्टिकल 43 ये जो कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे जो वर्कर है उन्हें इन इंडस्ट्री में मैनेजमेंट के लिए या उन्हें उस बॉडी पे लेना ज़रूरी है, उन्हें उनका पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, और उन्हें भी ये राइट मिलने चाहिए। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताता है। और नेक्स्ट जो है आर्टिकल 43B, तो ये प्रमोशन ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़। तो यहाँ पे कॉरपोरेटिव जो सोसाइटी है उनके डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, तो ये आर्टिकल 43B में दिए गए हैं। तो इनके यूज़ से हम स्टेट ऐसे लॉज बना सकता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो है आर्टिकल 44, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ द सिटीजन। तो सिटीजन के लिए जो है इक्वल राइट होना चाहिए, इक्वल सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो कि समानता को दिखाता है। तो ये आर्टिकल 44 के तहत होना चाहिए, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताता है। आर्टिकल 45 जो है प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। तो 6 ईयर से कम जो चिल्ड्रन है तो उन्हें फ्री में प्राइमरी एजुकेशन देना ज़रूरी है, और ये कंपलसरी होना ज़रूरी है। तो ये उनके राइट के बारे में कहता है। और आर्टिकल 46 जो है प्रोविजन फॉर एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर विकर सेक्शन। तो यहाँ पे जो बिलो पुअर पर्सन है या विकर सेक्शन है या पिछड़े हुए कोई वर्ग के लोग हैं जो कि SC और ST के हैं, तो उनके लिए जो एजुकेशनल और इकोनॉमिकल उनके डेवलपमेंट के लिए करना ज़रूरी है, उन्हें इन सिचुएशन में लाने के लिए। तो ये बताता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 47, प्रोविजन फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पे हर कोई पर्सन के स्टैंडर्ड लिविंग को देखते हुए उनमें अगर कोई पिछड़ा रहता है तो उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य करना ज़रूरी है, और द पब्लिक हेल्थ जो है उन्हें मेंटेन रखना, उनमें इम्प्रूवमेंट लाना ज़रूरी है, ये आर्टिकल 47 कहता है। आर्टिकल 48 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर कृषि है उनके संवर्धन के लिए, और जो एनिमल हस्बेंड्री है पशु के, उनके डेवलपमेंट के लिए भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो ये आर्टिकल 48 में कहा गया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो 48A है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड एनिमल लाइफ। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है इन्वायरमेंटल का किया जाना ज़रूरी है, और जो फॉरेस्ट है उनके लिए भी, और एनिमल लाइफ जो वाइल्ड लाइफ है उन पशुओं या फॉरेस्ट जंगल में रहने वाले जो भी पशु है तो उनके संरक्षण के लिए, प्रमोशन के लिए ये आर्टिकल कहता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का वो है 49, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ माउंटेन ऑफ द प्लेस ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे जो स्मारक रहते हैं हमारे नेशनल, तो इन्हें उनके स्मारक को या उन चिन्हों को जो है तो ये उन्हें प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। ऐसे कुछ प्लेसेस है तो उनके भी डेवलपमेंट के लिए उन्हें प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है, उनके डेवलपमेंट को ध्यान में रख के कार्य करना ज़रूरी है, और ये नेशनल इम्पोर्टेंस जो रहते हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल होता है। तो इनके भी डायरेक्शन के लिए आर्टिकल 49 कहता है। तो आर्टिकल 50 जो है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी जो है हमारी तो ये एग्जीक्यूटिव से अलग है, उनकी टोटली अलग प्रोसीजर चलती है, और इनमें किसी के भी लॉ का बाइंडिंग नहीं रहता। ये जुडिशरी की पावर है कि वो सेपरेट है एग्जीक्यूटिव से, तो ये जुडिशरी की अलग सी पहचान है। तो ये बताता है आर्टिकल 50। और आर्टिकल 51 जो है प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए प्रयास करना ज़रूरी है, और ये इसमें हमारा इंडिया बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और करता रहेगा। तो ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं आर्टिकल 51 में। तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो अमेंडमेंट हुए हैं तो इनके बारे में हम देखते हैं, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 1976 को हुआ था। उनसे उस अमेंडमेंट से आर्टिकल 39, 39A एंड 43A और 48A इन्हें इंसर्ट कर दिया गया है
हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। और जो सेकंड अमेंडमेंट हुई थी 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत, तो इससे आर्टिकल 38 को इंक्लूड कर दिया गया है। और थर्ड जो अमेंडमेंट 18 अमेंडमेंट 2002 में हुई थी, तो इससे आर्टिकल 45 इंसर्ट कर दिया गया था, ऐड कर दिया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। और जो फोर्थ अमेंडमेंट 1917 जो अमेंडमेंट हुई थी 2011 को, तो इससे आर्टिकल 43B को इंसर्ट कर दिया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।